बोलिए गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है यार, और बोलिए एक बार और जोर से, खुशी हो के एकदम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ चलिए, आज का हमारा टॉपिक इसी पर आधारित है जो अभी आपने वीडियो देखा। क्या है? लिफ्टिंग एंड रिगिंग। ठीक, अब ये लिफ्टिंग, रिगिंग और शिफ्टिंग क्या क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। रिगिंग का मतलब होता है किसी मटेरियल को बांधी लगाना या उस मटेरियल को बांधना। ठीक, लिफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी मटेरियल को ज़मीन से या फिर ग्राउंड लेवल से किसी ऊंचाई पर लेके जाना। तीसरा होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी मटेरियल को, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना और उसको वहाँ पे शिफ्ट करना। ठीक, ये तीन चीज़ें हैं। इसी में एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं इरेक्शन। इरेक्शन क्या चीज़ है? इरेक्शन में तीन चार चीज़ें एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि लोडिंग और अनलोडिंग। फिर उसके बाद उस मटेरियल को असेंबली करना, असेंबली करने के बाद उस मटेरियल को लिफ्ट करना, लिफ्ट करने के बाद किसी एक ऐसी जगह पे उसको स्थापित करना जहाँ पे वास्तव में उस सामान को रखा जाना था, उसको बोलेंगे इरेक्शन। ठीक, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ? लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, इरेक्शन और रिगिंग क्या है? क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यही मेरे को सुनना है, हाँ या नहीं? यस सर। पीछे वाले? ठीक, अब देखिए, कभी भी हम लोग लिफ्टिंग करते हैं या रिगिंग करते हैं तो उसको हम लोग जनरली दो तरफ से करते हैं। पहला एक होता है मैनुअल लिफ्टिंग और एक दूसरा होता है मैकेनिकल लिफ्टिंग। हम लोग यही दो चीज़ करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। मैनुअल लिफ्टिंग किसको बोलेंगे? चैन ब्लॉक हो गया। चैन ब्लॉक से किसी मटेरियल को हमने बांधा और उस मटेरियल को हम लोग ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं या फिर किसी जगह पर लेके उसको रख रहे हैं, वो हो गया हमारा मैनुअल लिफ्टिंग। ठीक, दूसरा हो गया मैकेनिकल लिफ्टिंग। तो मैकेनिकल लिफ्टिंग में क्या क्या आ जाएगा? आपने फराना से कोई चीज़ उठाया, आपने क्रेन से कोई चीज़ उठाया, आपने विंच मशीन से कोई चीज़ उठाया, तो मशीन से अगर कोई मटेरियल उठा के आप किसी जगह पे रख रहे हैं उसको बोलेंगे मैकेनिकल लिफ्टिंग। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। है ना? वैसे ये जो लिफ्टिंग होता है ये खाली दो ही तरह का नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने बोला कि मैनुअल लिफ्टिंग और मैकेनिकल लिफ्टिंग, इसके अलावा भी और भी लिफ्टिंग होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हाइड्रोलिक लिफ्टिंग, दूसरा होता है न्यूमेटिक लिफ्टिंग, तीसरा होता है मैग्नेटिक लिफ्टिंग, चौथा होता है वैक्यूम लिफ्टिंग, पांचवा होता है ओवरहेड लिफ्टिंग, छठवां होता है एरियल वर्क प्लेटफॉर्म। तो ये अलग अलग लिफ्टिंग का प्रकार है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से उपयोग किया जाता है। जैसे मैनुअल लिफ्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि चैन ब्लॉक से आपने किसी मटेरियल को उठाया, वो मैनुअल लिफ्टिंग हो गया। क्रेन से, हाइड्रा से, फराना से, विंच से आपने किसी चीज़ को उठाया, वो आपका मैकेनिकल लिफ्टिंग हो गया। तीसरा मैंने अभी आपको बोला हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। आप लोग कभी गैरेज देखे हैं ना? गैरेज जहाँ पे गाड़ी का रिपेयर होता है, ठीक है, उसमें कार जो होता है ज़मीन में खड़ा होता है, उसको किसके माध्यम से उठाते हैं? जोर से बोलिए। हाइड्रोलिक के माध्यम से। तो वो हो गया हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। चौथा हो गया आपका न्यूमेटिक लिफ्टिंग। न्यूमेटिक लिफ्टिंग क्या होता है? कंप्रेस्ड गैस, गैस की सहायता से पूरा प्रेशर देके किसी मटेरियल को अगर उठाया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? अभी बोला न्यूमेटिक। क्या बोलेंगे? न्यूमेटिक लिफ्टिंग। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक लिफ्टिंग। मैग्नेटिक लिफ्टिंग क्या है? आपने देखा होगा कभी कभार, ये जो रेल का काम चलता है ना, रेल वगैरह का काम चलता है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्क्रैप पड़ा होता है, बहुत सारा स्क्रैप पड़ा होता है, तो स्क्रैप को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है या उसको उठा के किसी जगह पे रखना होता है। ठीक, वैसे ही आप शिप यार्ड चले जाइए। शिप यार्ड मतलब जहाँ पे जहाज वगैरह है, जहाज रहता है ना, पानी जहाज। तो पानी जहाज का जो मलबा होता है, जो उसका टुकड़ा सामान होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करना होता है, उसको अलग करना होता है। उस टाइम पे भी मैकेनिकल लिफ्टिंग, सॉरी मैग्नेटिक लिफ्टिंग ही काम आता है। तो उस जगह पे आपको मैग्नेटिक लिफ्टिंग के सहायता से ही किसी मटेरियल को उठा के दूसरी जगह पे रखना होता है। नेक्स्ट होता है वैक्यूम लिफ्टिंग। वैक्यूम लिफ्टिंग क्या है? वैक्यूम लिफ्टिंग में हवा का जो दबाव होता है, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचकर, संक्शन करके किसी एक चीज़ को पकड़ा जाएगा और उसके माध्यम से पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो पकड़ इतना मजबूत होगा, वो मटेरियल छूटेगा नहीं, और उस तरह से उस मटेरियल को पकड़ के ऊपर उठाया जाता है, मतलब हवा का दबाव अंदर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरहेड लिफ्टिंग। ओवरहेड लिफ्टिंग में किसको बोलेंगे? जैसे हमारा
बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में कौन सा हमारा मशीन चलता है? ईओटी क्रेन चलता है कि नहीं चलता है? तो ईओटी क्रेन जो हमारा चलता है उसको बोलेंगे हम लोग ओवरहेड लिफ्टिंग। क्या बोलेंगे? और नेक्स्ट होता है एरियल वर्क प्लेटफॉर्म, इसको भी लिफ्टिंग की श्रेणी में ही रखा जाता है। आप लोग जानते हैं ये जो साइड में जितना भी MEWP चल रहा है, मैन एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसको बोलते हैं आप लोग चेरी पिकर, बोलते हैं कि नहीं, वो भी एक तरह का लिफ्टिंग है, लेकिन उसमें किसी मटेरियल को उठाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता, आदमी को उठाने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार हो गया। तो कितनी चीज़ें मैंने बोली आप लोगों को? एक मैनुअल लिफ्टिंग, दूसरा मैकेनिकल लिफ्टिंग, तीसरा वैक्यूम लिफ्टिंग, चौथा हाइड्रोलिक लिफ्टिंग, पांचवा मैग्नेटिक लिफ्टिंग, छठवा ओवरहेड लिफ्टिंग, सातवां एरियल वर्क प्लेटफॉर्म लिफ्टिंग। तो बहुत सारा लिफ्टिंग का प्रकार है। क्लियर है सब लोगों को? तो लिफ्टिंग को एक ही तरह से मत देखिएगा। अब देखिए मैनुअल लिफ्टिंग में हम लोग क्या करना है, चैन ब्लॉक रहेगा हमारे पास। चैन ब्लॉक में हमको क्या क्या चेक करना है? तो देखिए चैन ब्लॉक चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, पहले तो उसका फिजिकल कंडीशन चेक कर लेंगे कि हमारा चैन ब्लॉक अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, फिर उसमें कलर कोडिंग चेक कर लेंगे। जैसे इस महीने हमारा कौन सा कलर कोडिंग चल रहा है हमारे साइड में? ग्रीन। कौन सा? ग्रीन। आप में से कितने लोगों को पता है कि इस साइड में भी कौन सा कलर कोडिंग चल रहा है? जो मटेरियल अच्छा होगा वो कौन से रंग से पुता होगा? हरा रंग से। अभी हमारे साइड में ग्रीन कलर कोडिंग चल रहा है। कोई भी मटेरियल जो सही होगा, जिसकी जांच हुई है, उसमें हरा कलर का कलर कोडिंग लगा होगा। कौन सा रंग का? जोर से बोलिए। हरा कलर का। तो वो चैन ब्लॉक में मिलना चाहिए। फिर चैन ब्लॉक का लोड चैन देख लीजिए, उसका पुलिंग चैन देख लीजिए, जिसको आप लोग खींचते हैं, जिसको हैंड चैन बोलते हैं, वो चैन का कंडीशन आपको चेक करना है। तो दोनों चैन अगर सही है, कहीं पे फंस नहीं रहा है, वो जंग नहीं लगा है, उसमें चैन में कहीं पे टूट फूट नहीं है, काट छाट नहीं है, ठीक है ना, और साथ ही साथ उस चैन ब्लॉक का TPI हुआ है। TPI मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हम लोग नहीं करते हैं, ना हमारी कंपनी कर सकती है, ना तो और दूसरी कोई कंपनी कर सकती है। वो लोग बाहर से लोग आते हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होते हैं, ठीक है। वो आदमी लोग क्या करेंगे? TPI इंस्पेक्शन करेंगे, लोड टेस्ट करके देखेंगे, चैन ब्लॉक की जिसकी क्षमता है उससे ज़्यादा मटेरियल उसमें उठा के देखेंगे। अगर चैन ब्लॉक फेल नहीं हुआ तो उस चैन ब्लॉक को हमको काम करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? वो लोग भले चेक किए चैन ब्लॉक को उठा के क्षमता से ज़्यादा, लेकिन हम लोग ऐसा चेक नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चैन ब्लॉक की क्षमता से बल्कि और कम माल उठाएंगे। 5 टन का चैन ब्लॉक है तो कितना माल उठाएंगे? 3 टन उठा लेंगे। 10 टन का चैन ब्लॉक है तो कितना उठा लेंगे? 5 टन उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादा माल उठा के कोशिश नहीं करना है। क्लियर है आप लोगों को? दूसरा हो गया हमारा मैकेनिकल लिफ्टिंग। तो मैकेनिकल लिफ्टिंग में बहुत सारा चीज़ आ गया, क्रेन आ गया, हाइड्रा आ गया, फराना आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग के साइड में हाइड्रा मना है, यहाँ पे हाइड्रा नहीं चलता है। आप सबको पता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो एक बार में? हाँ, इधर पे हाइड्रा चालू है कि नहीं है? नहीं है। इधर पे सिर्फ फराना चल रहा है, और फराना वो भी कौन सा? जिसमें 8 चक्के होंगे। कितने चक्के? 8 चक्के होंगे। तो हमको सबसे पहले लिफ्टिंग करने से पहले ये फराना या फिर क्रेन को चेक करना पड़ेगा। क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले फराना को या फिर जो भी क्रेन है उसको ध्यान से देखना है कि भाई ये जो गाड़ी है हमारी, ये जो हमारा लिफ्टिंग मशीन है, ये सही कंडीशन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमको देख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि क्रेन कैसा है हमारा। देख लिया, फिर उसका डॉक्यूमेंट देखना है, मतलब उसका कागजात। कागजात में क्या क्या देखेंगे? गाड़ी का RC हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया, उसका PUC हो गया, गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस है कि नहीं है, गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं गाड़ी चलाने का। ये चीज़ें हम लोग सबसे पहले गाड़ी का डॉक्यूमेंट देखते हैं। ये आप लोग नहीं चेक कर सकते, कोई बात नहीं, आपका सुपरवाइजर, आपका इंजीनियर उसको चेक करता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद गाड़ी का फिजिकल कंडीशन चेक करेंगे। तो गाड़ी के फिजिकल कंडीशन में मान लो एक क्रेन है, ठीक है ना। तो क्रेन में हम लोग क्या क्या चीज़ चेक करेंगे? सबसे पहले क्रेन को देखेंगे तो क्रेन में सबसे पहले उसके बाहरी चीज़ों को देखेंगे। जैसे क्रेन किससे चलता है? क्रॉलर लगता होता है ना, उसमें क्रॉलर पेड लगा होता है उसमें।
तो उसका जो चैन है जो घूमता है, क्रेन चलता है उधर, देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, तो चैन के भरोसे चलता है कि नहीं? वो सही कंडीशन में है कि नहीं, उसको चेक करना है। ठीक, क्रेन का वो पैड चेक कर लिया, उसके बाद हम क्रेन का बूम भी देख लेंगे, क्रेन का बूम सही कंडीशन में है कि नहीं है। क्रेन का बूम देख लेने के बाद क्रेन का फिर लाइट्स वगैरह चेक कर लेंगे, जैसे क्रेन का एविएशन लाइट जल रहा है कि नहीं। एविएशन लाइट क्या होता है? जब कोई क्रेन बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी, तो उसके ऊपर में लाल कलर का एक लाइट जलता है। वो किस लिए जलता है? किस लिए जलता है वो? रात के समय पे यहाँ तो आपका टावर क्रेन नहीं है, लेकिन बहुत सारा प्लांट में आपको टावर क्रेन भी मिलेगा। तो टावर क्रेन क्या होता है? पूरा ऐसे 360 डिग्री घूमता रहता है गोल। ठीक, उस समय पे मान लीजिए ऐसा क्रेन खड़ा हुआ है और अंधेरे में रात को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्रेन क्या करेगा? ऐसे गोल घूमेगा और गोल घूम के उसके बूम को मार देगा, तो टकरा जाएगा कि नहीं? तो वो चीज़ से बचने के लिए एविएशन लैंप उसके अंदर होना चाहिए। ठीक, दूसरा, हेलीकॉप्टर वगैरह ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ते हैं, तो वो लोग अगर उड़ रहे हैं तो कभी किसी चीज़ से जाके टकराए मत। उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्रेन के ऊपर लाइट लगा होगा, लाल लाल लाइट जलता रहेगा, है ना, तो उसको देख के हेलीकॉप्टर भी समझ जाएगा भाई यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ खड़ा हुआ है, तो इसको इस रास्ते से हमको इतनी नीचे से नहीं जाना है। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, उसके बाद क्रेन का एंटी टू ब्लॉक। एंटी टू ब्लॉक क्या होता है? ये बूम के आखिरी सिरे पे जहाँ पे रोप लटकता है ना, वहाँ पे लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि जब कभी भी आप हुक को ऊपर लेंगे, हुक को ऊपर लेने के टाइम पे वो जो हुक है जाके बूम से टकराना नहीं चाहिए। मान लो कोई ऐसा मटेरियल रखा हुआ है आपने जिसका शेप थोड़ा सा अलग प्रकार का है, नीचे से तो ऐसे दबा हुआ है लेकिन ऊपर से ऐसे उठा हुआ है, तो वो क्या करेगा? जब आप ऊपर उठाते जाएंगे हुक को, तो जाके वो मटेरियल बूम को धड़ाम से मार देगा, चूंकि मटेरियल हमारा लंबा है। समझ रहे हैं ना? तो उस कंडीशन में बूम डैमेज होगा कि नहीं? एक्सीडेंट का चांसेस रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उस चीज़ से बचने के लिए हमको सबसे पहले एंटी टू ब्लॉक को चेक कर लेना है। एंटी टू ब्लॉक चेक कर लेंगे तो मटेरियल हमारा नहीं टकराएगा। वो एक निश्चित दूरी पे 1 फीट 2 फीट 3 फीट जितना में भी उसको एडजस्ट किया होगा उतना में जाके वो रुक जाएगा। ठीक, और जो हुक है वो बूम से जाके नहीं टकराएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हम लोगों का एसएलआई। एसएलआई किसी भी क्रेन के अंदर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। एसएलआई क्या होता है? सेफ लोड इंडिकेटर। ये एसएलआई जो है किसी भी मशीन के अंदर, मतलब क्रेन के अंदर बराबर लगा हुआ आपको मिलेगा। क्यों लगा होता है? क्योंकि इससे क्रेन में कितना मटेरियल उठाया जा रहा है, कितना दूरी से मटेरियल को उठाया जा रहा है, क्रेन की क्षमता मतलब कैपेसिटी कितनी है और कितना माल उससे उठाया जा रहा है, क्षमता के अंदर है मटेरियल या क्षमता के बाहर है, ये सब चीज़ कहाँ से पता चलेगा हमको? एसएलआई से ही पता चलेगा। ठीक, वो मशीन लगा होता है क्रेन के अंदर में, जिसको जो क्रेन का ऑपरेटर होता है वो देखता रहता है कि भाई ये हमारा मटेरियल है, इतना टन का है, हमारा क्रेन का कैपेसिटी इतना बन रहा है, इतना दूरी पे मटेरियल रखा हुआ है, बूम इतना खुला हुआ है, तो बूम का लंबाई कितना है, कितना एंगल में मटेरियल उठ रहा है, कितना मटेरियल का वजन है। ठीक, और मटेरियल क्षमता के अंदर है कि क्षमता के बाहर है, ये सब चीज़ हमको पता चलता है एसएलआई से। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? तो एसएलआई जरूरी है कि नहीं है हम लोग के लिए? जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो दुर्घटना हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो दुर्घटना से बचने के लिए एसएलआई का होना हमारा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लोड चार्ट। किसी भी क्रेन के अंदर लोड चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। लोड चार्ट एक पोस्टर जैसा लगा होता है गाड़ी के अंदर में, ठीक है ना, तो उसमें कितना एंगल में कितना लोड उठना है, कितना रेडियस में कितना लोड उठना है, मटेरियल का वजन क्रेन उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, ये सब चीज़ उस लोड चार्ट में लिखा होता है। ठीक, तो लोड चार्ट में जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए 100 टन का क्रेन है तो 10 मीटर के रेडियस में मान लो 10 टन माल उठा सकता है या 5 टन माल उठा सकता है, ऐसा लोड चार्ट में लिखा होता है। ठीक है ना, तो उसको देख के आप इजीली बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा क्रेन इतनी दूरी से कितना मटेरियल उठाएगा। समझ गए सब लोग? ठीक, अब क्या करेंगे? क्रेन कभी भी जब मार्च करता है, मार्च करना मतलब चलना, क्रेन कभी भी मार्च करता है तो क्रेन के नीचे पैड लगाया जाता है। क्या पैड लगाया जाता है? स्टील का मतलब लोहे का मोटा मोटा चद्दर मतलब प्लेट, उसके नीचे डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? कि अगर ज़मीन का कंडीशन अगर अप डाउन हुआ तो क्रेन एक तो आगे नहीं बढ़ेगा
और आगे बढ़ भी जाएगा, अगर ऊपर नीचे मिल गया तो क्रेन के पलटने का बहुत संभावना है। तो क्रेन को पलटने से बचाने के लिए उसके नीचे पैड डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? क्रेन का जो बूम होता है उसके ऊपर में देखिएगा एक पंखे जैसा चलता रहता है ना, 3 पत्ती वाला 4 पत्ती वाला ऐसे पंखे जैसा लगा होता है जो गोल 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 घूमता रहता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हवा की स्पीड को बताना, कि हवा अगर ज़्यादा रहेगी तो हमको लिफ्टिंग नहीं करना है, अगर हवा की स्पीड कम है तो हम लिफ्टिंग कर सकते हैं। अब हवा की स्पीड मान लो 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग निर्धारित किया जाता है इसको, ठीक है, लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड हुआ तो उस कंडीशन में हमको मटेरियल को लिफ्ट नहीं करना होता है। ये कौन बताएगा हमको? पंखा बताएगा। हाँ, वही पंखा बताएगा, जिसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा वार्निंग लाइट। ये वार्निंग लाइट क्या होता है? वार्निंग लाइट का मतलब होता है क्रेन का जो कैबिन होता है उस कैबिन के पास देखिएगा एक लाइट लगा होता है, नीचे हरा लाइट जलता रहेगा, उसके बाद पीला लाइट जलता रहेगा, उसके बाद लाल रंग का लाइट जलता रहता है। वो लाइट का मतलब क्या है? हरा रंग में अगर जल रहा है लाइट कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है, मटेरियल अच्छा उठ रहा है, लेकिन अगर लाल रंग में जल रहा है लाइट तो इसका मतलब खतरा है, मतलब उस मटेरियल को किसी हालत में नहीं उठाना है। वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि जो भी आपका क्रेन है या फिर फराना है वो देखिएगा ऐसे ऐसे मुड़ता रहता है, तो उसका मुड़ने वाला जो जगह है वहाँ पे एक साइनेज लगा होता है। साइनेज क्या लगा होता है? साइनेज मतलब पोस्टर, छोटा सा पोस्टर कि इसके बीच में मत आइए, ऐसा लगा होता है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा। वो इसलिए लगा होता है कि गलती से अगर मान लीजिए वहाँ पे आप चले गए तो क्रेन या हाइड्रा जब स्विंग करेगा या फिर इधर उधर मुड़ेगा तो क्रेन का कैबिन और काउंटर वेट के बीच में आप दब सकते हैं। क्रेन के पीछे काउंटर वेट लगा होता है जो हाइड्रा को लोड देता है, क्रेन को लोड देता है ना, और उसका जो कैबिन है जिसमें ऑपरेटर बैठा रहता है, दोनों के बीच में आदमी के फंसने का चांसेस रहता है। अब बहुत बार घटना हो भी गई है, तो आप लोग क्या करिएगा, कभी भी उसके बीच में हमको आना नहीं है। यह जो लिफ्टिंग होता है इसका कितना कैटेगरी होता है? इसका मुख्य रूप से 3 कैटेगरी होता है। कौन कौन सा? लेवल 3। लेवल 3 किसको बोलेंगे? 1 टन से 10 टन का जो माल उठाते हैं हम लोग उसको बोलेंगे लेवल 3 कैटेगरी। क्या बोलेंगे? 10 टन से 40 टन के बीच का जो माल उठाएंगे उसको बोलते हैं लेवल 2 कैटेगरी। क्या बोलेंगे? लेवल 2 कैटेगरी। और जब 40 टन से हम ज़्यादा का माल उठाते हैं तो उसको बोलते हैं लेवल 1 कैटेगरी। ठीक है ना? तो एक कैटेगरी भी आपको पता होना चाहिए। एक कैटेगरी पता होगा तो कभी कभार रिगर लोग को इंटरव्यू में पूछ देता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होता है बाबू बताओ, तो आपको बताते बनेगा कि नहीं जी? तो जानकारी बढ़ी ना। आप क्या करेंगे? हमारा लिफ्टिंग एसेसरीज। लिफ्टिंग एसेसरीज मतलब किसी भी सामान को उठाने के लिए लगने वाला औजार, वो कौन सा रहता है? सीलिंग रहता है और डी साइकिल, गुड, और बो साइकिल भी होता है, और सोचिए छापा नहीं होता है, प्लेट क्लैम होता है कि नहीं होता है? प्लेट क्लैम होता है ना। हाँ, तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा लिफ्टिंग एसेसरीज को हम चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम लोग 3 प्रकार के ही हम लोग सीलिंग यूज करते हैं हमारे साइट पे मुख्य रूप से। पहला नहीं, डी साइकिल नहीं, पहला वायर रोप सीलिंग, दूसरा वेब बेल्ट सीलिंग, तीसरा चैन सीलिंग। चैन सीलिंग आपके साइड में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होगा क्योंकि वायर रोप से और बेल्ट से काम चल जा रहा है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? सुनिए, सबसे पहले वायर रोप को चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि उसमें पंचिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। पंचिंग का मतलब होता है कि उसमें लिखा रहेगा SWL सेफ वर्किंग लोड, या फिर आज के समय पे SWL नहीं लिखा होता, ज़्यादातर WLL लिखा होता है, मतलब वर्किंग लोड लिमिट। ठीक, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल उठाना है। उसमें एक पंच लगा रहेगा WLL और उसके साथ लिखा रहेगा 5 टन, 3 टन, 2 टन, ऐसा पंचिंग मारा होता है। तो अगर आपको सीलिंग की मोटाई देख के पता नहीं चल रहा है ना कि इसमें कितना माल उठा सकते हैं, तो आप उस पंचिंग को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना माल उठा सकते हैं। ठीक है ना? फिर दूसरा चीज़, सीलिंग हमारा जंग तो नहीं लगा है।
सीलिंग में कहीं पे कट तो नहीं लगा है, ठीक है ना। सीलिंग जहाँ से ऐसे बंधा होता है आई बना के, ठीक है ना, वो जगह पे कहीं टूट फाट थोड़ी है। सीलिंग कहीं से ज़्यादा मुड़ा तो नहीं है। सीलिंग को जब हम ऐसे खड़ा करके देखते हैं तो वो कहीं मुड़ के वापस तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सीलिंग में कहीं ऑयल ग्रीस तो नहीं लगा है। ये चीज़ पहले हमको वायर रोप सीलिंग में चेक करना है। अगर ये सब क्राइटेरिया में वो पास हो गया तब तो सीलिंग को हम लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो सीलिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा हो गया हमारा बेल्ट सीलिंग। बेल्ट सीलिंग को हम लोग कैसे इंस्पेक्शन करेंगे? बेल्ट सीलिंग में कोई पंच नहीं होता है, लेकिन जब उसको मैन्युफैक्चरर मतलब उसको बनाने वाला जिसने सीलिंग को बनाया है वो जब इधर भेजता है ना तो उसमें एक छोटा सा चिट्ठा लगा होता है। आप सीलिंग यूज़ करते रहते हैं ना तो भी वो चिट्ठा लगा रहता है। हाँ, तो वो चिट्ठे में लिखा रहता है कि कितने टन का सीलिंग है बेल्ट सीलिंग में। अब बेल्ट सीलिंग का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज़ हमको जो आदमी उसको आपको सीलिंग को दे रहा है उसको पूछ लेना है कि भाई इसका TPI हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका लोड टेस्ट हुआ है कि नहीं सीलिंग का, ठीक है ना, इसमें माल उठा के देखा गया है कि नहीं देखा गया है। फिर सीलिंग में कहीं काट छाट नहीं है ये भी देख लेना है। चूहा वगैरह उसको कतर देता है वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक। सीलिंग गीला नहीं होना चाहिए। कौन सी सीलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, बेल्ट सीलिंग। कौन सा? बेल्ट सीलिंग के बारे में। तो उसमें कहीं ऑयल नहीं लगा है, ग्रीस नहीं लगा है, नहीं तो फिर वो सीलिंग को हमको रिजेक्ट कर देना है। अगर ऑयल ग्रीस मिला, गीला मिल गया, काट छाट मिल गया तो उस कंडीशन में सीलिंग को रिजेक्ट कर देना है हमको, ठीक है ना। और सीलिंग को पहचानने भी हमको आना चाहिए, कौन से रंग का सीलिंग कितना टन का होगा, ठीक है। तो उसको पहचानने का दो तरीका, एक तो उसके रंग से भी पता पहचान सकते हो और दूसरा उसके सिलाई से पहचान सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि 1 टन का जो हमारा सीलिंग होता है, 1 टन का सीलिंग का रंग कौन सा होता है? पर्पल कलर होता है, वायलेट कलर होता है, वॉलेट है ना। मतलब कौन सा? 1 टन वाला। हाँ, 1 टन वाला, ठीक है ना। तो वो बैगनी रंग जैसा दिखेगा, बैगन का जो रंग होता है ना वैसा दिखेगा, और उसमें एक ही धागा बीचों बीच ऐसे सिलाई रहेगा, तो उसको 1 टन माना जाएगा, ठीक। दूसरा 2 टन का सीलिंग का क्या पहचान? कौन सा रंग? ग्रीन कलर का। 3 टन का येलो मतलब पीला। 4 टन का ग्रे कलर। कौन सा? ग्रे कलर। 5 टन का रेड कलर। 6 टन का ब्राउन कलर भूरा, और 8 टन का ब्लू कलर नीला। कौन सा? नीला। कितने टन का? 8 टन। फिर 10 टन का ऑरेंज ऑरेंज कलर मतलब संतरा। फिर 12 टन का पूरा ऑरेंज रहेगा। पूरा ऑरेंज रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें सिलाई को भी आप लोग गिन सकते हैं, जितना सिलाई उसमें हुआ है उतना ही टन का वो सीलिंग है। क्लियर है आप लोगों को? अब सीलिंग अगर आपको देंगे तो चेक करने आ जाएगा, ठीक। अब किसी भी मटेरियल को उठाने से पहले मटेरियल में क्या चेक करना है? जो मटेरियल हमारे आसपास रखा हुआ है उसको कैसे चेक करेंगे? तो मटेरियल को 2-3 तरह से देखना होता है। पहला वेट ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का वजन। दूसरा शेप ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का आकार, ठीक है। और तीसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो माल को हम लोग उठा रहे हैं, 2 सीलिंग बांध के उठा रहे हैं, तो वो जो माल है वो सीधा सीधा उठ रहा है कि आड़ा तिरछा उठ रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको जांचना होता है। और चौथा होता है शार्प एज मतलब मटेरियल पे कोई नुकीली चीज़ का होना। तो मटेरियल को मुख्य रूप से ये 4 चीज़ों के तरह से जांचना चाहिए। पहला हो गया वेट ऑफ मटेरियल, दूसरा शेप ऑफ मटेरियल, तीसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मटेरियल सीधा सीधा उठना चाहिए, और चौथा कि कहीं उसमें कोई शार्प एज तो नहीं है मतलब कोई काट छाट वाला, कोई हाथ कट जाए, रस्सी कट जाए, सीलिंग कट जाए, ऐसा तो कुछ उसमें नहीं है, उसको हमको चेक करना है। मटेरियल को किसी भी जगह से उठाने के टाइम पे कौन कौन सा खतरा है उसको देखिए। अब अभी बारिश का मौसम आ गया, बहुत जगह पे आप लोगों को मटेरियल बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ मिलेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? मटेरियल उठाने जाएंगे, मटेरियल के नीचे सांप बिच्छू हो सकता है ना, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड। तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले उस मटेरियल को बारी से, सरिया से, पाइप से ऐसे मार के हिला डुला के देख लेना है। अगर कोई जीव जंतु रहेगा तो भागेगा, ठीक। बिना हैंड ग्लव्स पहने उस मटेरियल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। हैंड ग्लव्स लगा के अगर रखेंगे, मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर कुछ सांप बिच्छू रहेगा तो अगर डंक वंक मारने की भी कोशिश करेगा तो हैंड ग्लव्स से थोड़ा बच भी जाएंगे हम लोग। अब बिना हैंड ग्लव्स का रहेंगे तो सीधा हाथ को पड़ेगा। सही है कि नहीं है? सही है। दूसरा, उस मटेरियल को जब उठाने के लिए आप
आदमी का इस्तेमाल करें, छोटा मोटा मटेरियल है उसको इधर से उधर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो मटेरियल का हाथ पाँव में गिरने का खतरा रहता है। तो उस टाइम पे आपका सेफ्टी शू ज़रूर पहनिए, हैंड ग्लव्स ज़रूर लगाइए। और जो आदमी उसमें लगा हुआ है उस मटेरियल को हटाने के लिए, मान लो 4 आदमी लगा है तो चारों आदमी के बीच में बराबर कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत एक दूसरे के बीच में बराबर होना चाहिए। एक साथ बोलना है पकड़ो, एक साथ बोलना है छोड़ो। अलग अलग बोलेंगे तो 2 आदमी छोड़ देगा, 2 आदमी पकड़ेगा, जो पकड़ेगा उसका हाथ दब जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हाथ कटने का भी चांस है उसमें और हाथ के दबने का भी चांस है। क्लियर है। एक और खतरा है, मटेरियल को हाथों से अगर आप ऊपर नीचे करते हैं, हिलाते डुलाते हैं, कहीं लेके जाते हैं, क्या करेंगे, मटेरियल को उठाने के टाइम पे पूरा वजन पीठ के ऊपर में आएगा, आएगा कि नहीं। तो ऐसा पोजीशन बना के मटेरियल को हटाइए कि आपके कमर पे ज़्यादा जोर मत आए। हालांकि ये मैनुअल हैंडलिंग का पार्ट है, हम लोग जब मैनुअल हैंडलिंग की ट्रेनिंग करेंगे तो ये सारा चीज़ बताया जाएगा मटेरियल कैसे उठाना है। लेकिन फिर भी जान लीजिए कि हम लोग जब लिफ्टिंग रिगिंग करते हैं उस टाइम पे भी ज़रूरत पड़ता है मटेरियल को थोड़ा बहुत इधर उधर करने का, तो उस टाइम पे पीठ पे ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए। अब कोई भी लिफ्टिंग करने के टाइम पे हमको सावधानी क्या क्या बरतना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि लिफ्टिंग करें या शिफ्टिंग करें, हाइड्रा से नहीं करना है, ठीक। हाइड्रा से बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी मटेरियल उठा के हाइड्रा से हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे वो गलत है, ठीक। तो किस में लेके जाएंगे, फिर ट्रेलर में लेके जाएंगे। किस में, ट्रेलर में, ठीक है ना। चूँकि ट्रेलर की लंबाई भी काफ़ी होती है, चौड़ाई भी अच्छी होती है, तो उसमें मटेरियल लेके जाएंगे तो कहीं पे मटेरियल टकराएगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा, कभी भी मटेरियल को आप शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे क्रेन से मार्च करा के कहीं भी लेके जा रहे हैं, तो 2 ठो टैग लाइन जरूर लगाइए। टैग लाइन मतलब रस्सी, वो 2 रस्सी 2 आदमी पकड़ के रखा रहेगा। और ध्यान रखिएगा वो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। नॉन कंडक्टिव किसको बोलेंगे, ऐसी रस्सी जिसमें कोई करंट नहीं आना चाहिए। एक आध बार मैंने कुछ साइड में देखा हुआ था, रस्सी नहीं मिला वर्कर को, तो रीगर ने क्या किया, तार पड़ा हुआ था तो तार को बांध दिया उसमें, और तार को बांध के उसको टैग लाइन बना के रखा हुआ है। मान लो मटेरियल को शिफ्ट करने के टाइम पे, लिफ्ट करने के टाइम पे कोई बिजली वाले जगह से टकरा गया तो उस टाइम पे क्या होगा, करंट आएगा कि नहीं मटेरियल पे, और आपने उसको तार में बांध के रखा हुआ है तो तार से करंट आपके ऊपर आएगा कि नहीं। तो उस खतरे से बचने के लिए रोप का इस्तेमाल करिए। 1 इंच का रोप ले लीजिए, ठीक है ना, और उसकी लंबाई कम से कम 3 से 6 मीटर रखिए। हाथ में लपेट के उसको बिल्कुल नहीं रखना है। लपेट के रखेंगे, मटेरियल अगर झूलेगा, झोल मारेगा, उस टाइम पे मटेरियल आपको अपने तरफ खींच देगा, हाथ भी कट जाएगा, और अगर हाथ से छूटा नहीं तो वो मटेरियल आपको लेके सीधा गिरा देगा। कई बार हम लोग बिल्डिंग से भी कुछ मटेरियल उतारते हैं, उस टाइम पे भी टैग लाइन बांधना पड़ता है। मान लो क्रेन में कोई झटका आया, मटेरियल झोल मार दिया, और उस टाइम आपने हाथ में ऐसे उसको बांध के रखा हुआ है रस्सी को, आप तीसरे फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो जब मटेरियल झोल मारेगा तो उसके साथ अगर आप खिंचाएंगे तो कहाँ से गिरेंगे, सीधा तीसरा फ्लोर से गिरेगा आदमी सीधा। तो हाथ में कभी बांध के नहीं रखना है, पकड़ के रखना है। क्लियर है ना। लेकिन हैंड ग्लव्स पहन के रखना है। दूसरा, जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह को बैरिकेशन करिए। जहाँ पे भी लिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहे हैं आप लोग, उस जगह को बैरिकेशन करिए, ताकि अगर कोई आदमी उधर से गुजरने वाला है जिसको उस काम के बारे में पता नहीं है, वो उधर से ना गुजरे, ठीक है ना। तो बैरिकेशन कर देने से आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका काम का एरिया सुरक्षित हो जाएगा। सही है ना। सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी को नहीं आना है। सस्पेंडेड लोड किसको बोलेंगे, क्रेन, हाइड्रा या फराना किसी मटेरियल को टांग के रखा है, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो मतलब आप सस्पेंडेड लोड के नीचे आ गए। सस्पेंडेड लोड मतलब लटका हुआ सामान। तो लटका हुआ सामान कभी भी फेल हो सकता है, हाइड्रोलिक फेल हो जाएगा, क्रेन फेल हो जाएगा, और कुछ हो गया, उस कंडीशन में मटेरियल धड़ाम से गिरेगा, उसके नीचे जो आदमी रहेगा उसकी फिर, समझ रहे हैं ना। तो इस स्थिति से बचने के लिए लटके हुए मटेरियल के नीचे हमको कभी भी नहीं आना है। मटेरियल को शिफ्ट करना है, उस समय हमारे पास 2 ठो फ्लैगमैन होना चाहिए, एक आगे और एक पीछे। फ्लैगमैन मतलब झंडा लेके चलने वाला। गाड़ी के एक आदमी आगे चलेगा लाल और हरा झंडा लेकर के, एक आदमी पीछे। सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसको लाल झंडा दिखाएगा, भाई मटेरियल आ रहा है इधर मत आओ, ठीक। जब चला जाएगा तो ग्रीन झंडा दिखाएगा कि भाई आ जाओ, अब सुरक्षित है, क्रेन हमारा एक साइड हो गया है। समझ रहे हैं ना, उसका महत्व बहुत ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी है, फराना हो या फिर कोई हाइड्रा हो या कोई भी प्रकार का व्हीकल जिसमें आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसमें ब्रेक हॉर्न जरूर होना चाहिए। जब आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे पीछे की तरफ तो वो ब्रेक हॉर्न उसका बजना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिग्नल मैन। सिग्नल मैन बराबर होना चाहिए। अगर आप
नीचे से ऊपर इरेक्शन कर रहे हैं मटेरियल, जमीन से किसी ऊंचाई पर, तो नीचे भी एक सिग्नल मैन रहेगा, ऊपर भी एक सिग्नल मैन रहेगा। सिग्नल मैन के पास क्या रहना है, कम से कम वॉकी टाकी रहेगा। ठीक, रात का समय है तो उसके पास लाइट भी होना चाहिए। लाइट होता है कि नहीं आप लोग के पास? हाँ, तो सिग्नल देने के लिए आप लोग के पास लाइट होता है। वो लाइट में लाल कलर, हरा कलर जलता रहता है ना। जब रोकना होता है क्रेन वाले को, कोई निर्देश देना होता है कि भाई रुक जाओ, तो वो रेड लाइट जला देगा। जब चलना होता है आगे बढ़ो, तो उस समय ग्रीन लाइट जला देगा। तो वो लाइट होना चाहिए। तो लाइट और वॉकी टाकी। ठीक, नीचे वाला आदमी जब तक मटेरियल नीचे है तब तक वो सिग्नल मैन उसको देखेगा, मटेरियल ऊपर चला जाएगा तो ऊपर वाला सिग्नल मैन उसको देखेगा। सही है कि गलत है? रिगर जो हमारा है, कंपिटेंट रिगर होना चाहिए। कंपिटेंट मतलब कुशल, जिसको अनुभव हो, जिसने काम किया है, वही रिगर ही हमारा काम करेगा। और उसी आदमी को अथॉरिटी है बांधी लगाने की। आप लोग कभी बांधी मत लगाइएगा, ठीक है ना। आपका लगाया हुआ बांधी छूट जाएगा, रिगर का लगाया हुआ बांधी छूटेगा नहीं। तो उसको अनुभव है उस चीज़ को लगाने का। तो जो रिगर का काम है उसको रिगर को करने दो। अगर आप कुछ और मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करिए, ठीक है, जैसा वो मदद मांग रहा है। अगला सावधानी रखना है ओवरहेड लाइंस। कभी भी क्रेन से कोई भी मटेरियल उठा के आप किसी भी जगह लेके जाना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्रेन का बूम जितना ऊपर जाएगा, ओवरहेड लाइन मतलब खंभे से बिजली गुजरा होता है कि नहीं, तार, वो बहुत खतरनाक है। बूम निकालता गया, जाके बिजली के खंभे को छू दिया, तार को छू दिया, तो पूरा करंट आ जाएगा क्रेन में। समझ रहे हैं ना। तो शॉक लगने की वजह से ऑपरेटर तो जाएगा, मटेरियल, क्रेन, सब कुछ एक साथ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो उससे बचने के लिए ओवरहेड लाइन को पहले चेक करना है कि ऊपर कोई बिजली का तार तो नहीं है। नेक्स्ट है आउटरिगर। कभी भी किसी जगह पे लिफ्टिंग कर रहे हैं मटेरियल को आप, तो लिफ्टिंग करने के टाइम पे जो क्रेन का आउटरिगर होता है उसका देखना, जो क्रेन का आउटरिगर होता है, ठीक है ना, क्रेन का आउटरिगर पूरा ऐसे खुलता है कि नहीं? ध्यान दिए हो कि नहीं जी? एनर्जी डाउन हो गया क्या? हाँ? तो आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्रेन कभी भी कोई माल उठाता है तो अपने सिर्फ चक्के के दम पे नहीं उठाता है, आउटरिगर भी पूरा ऐसे खोलता है। तो जहां पे वो आउटरिगर खोलता है ना, उस आउटरिगर के नीचे प्लेट लगा होना चाहिए, या फिर कम से कम 50 mm का, 100 mm का, जो भी आपको लकड़ी मिल रहा है, लकड़ी का बत्ता, प्लेट, ठीक है ना, वो उसको आप उसके आउटरिगर के नीचे दे दीजिए। वो क्यों जरूरी होता है? मान लो मिट्टी अगर हमारा कमजोर है, आउटरिगर खड़ा करने के बाद मिट्टी अगर कमजोर रहेगा, वैसे भी बारिश का मौसम है अभी, तो आउटरिगर धंस जाएगा तो क्रेन हमारा टिल्ट हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। जो लोड रखा रहेगा, लोड के लेके पलट जाएगा। लेकिन अगर उसके नीचे प्लेट डाल देंगे, उसके पेड के नीचे, तो वो क्या है, पूरा लोड को बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो सेंटर लोड आता है ना, पॉइंट लोड को वो इधर उधर बांट देगा, बिखरा देगा, और उससे चारों तरफ बराबर लोड आएगा। इससे हमारा कोई भी गाड़ी पलटने का जो खतरा है वो हमारा खत्म हो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है सर। तो इतना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं साइड पे? हाँ, इतना भी अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा कोई भी क्रेन जो है वो पलटने से बच जाएगा। सीलिंग, डिसाइकल, ये सब की जांच बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। उसका जंग लगा है, कटा फटा है, ठीक है, उसका लुब्रिकेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लुब्रिकेशन जानते हो कि नहीं जानते हो? मुलायम बनाया जाता है सीलिंग को, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीसिंग वगैरह करके उसको मुलायम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ, मशीन को कैसे इंस्पेक्शन करना है सबको पता चल गया, ठीक। सीलिंग डिसाइकल कैसे चेक करना है सबको पता चल गया, ठीक है ना। बस इतना ही तो है लिफ्टिंग में। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आज का हमारा विषय है लिफ्टिंग और रिगिंग का। तो लिफ्टिंग और रिगिंग में जितनी चीज़ें अभी मैं आपको बताया, वही चीज़ें ही आपको साइड में जाके करना है। और भी बहुत चीज़ें हैं। लिफ्टिंग छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये पूरा अध्याय है। हम लोग अगर क्रेन से लिफ्टिंग करना, शिफ्टिंग करना, इसके बारे में अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप जानते हैं कंटिन्यू मैं आपको एक हफ्ता बुलाऊंगा और उस पर अगर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो भी एक हफ्ते में ख़त्म नहीं होगा। ये इतना बड़ा अध्याय है। और मज़ेदार बात यह है कि लिफ्टिंग में आप जितना सीखोगे उतना ही कम है। रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। शुरुआत में जो मैंने बोला आपको, लिफ्टिंग करने से पहले क्रेन, हाइड्रा, फराना सबको चेक करना है, उसका डॉक्यूमेंट चेक करना है। जो लिफ्टिंग एसेसरीज़ है,
सीलिंग, डिसाइकल, चैन ब्लॉक, प्लेट क्लैम्प, ये सबको इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है, सबका टीपीआई देखना है, कलर कोडिंग देखना है, पंचिंग हुआ कि नहीं वो देखना है, ठीक है। कौन से सीलिंग से कितना मटेरियल उठा सकते हैं ये हमको पता होना चाहिए। लिफ्टिंग करने से पहले बैरिकेशन करना है, सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं आना है, हाँ, और लाइट लेना है, सिग्नल मिल लेना है, रिगर लेना है, ये सारा चीज़ जो मैं अभी आपको बताया वही सारा चीज़ आपको साइट पे फॉलो करना है। क्लियर है भाई? Yes, sir. सबको याद रहेगा? Yes, sir. चलिए गुड, थैंक यू सो मच, बढ़िया।